महापंचायत के मंच पर देखिए सियासतदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ चलेगा। देखिए अलग अलग सत्र होंगे और हर सत्र में सवाल दागे जाएंगे यहाँ की जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। कितना विकास हुआ, सूखाग्रस्त बुंदेलखंड, ये चर्चा देश विदेशों में बुंदेलखंड को लेकर होती आ रही है। पलायन का बहुत बड़ा मसला है, बेरोजगारी है, किसानों की परेशानी है। हर एक मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस सत्र का नाम हमने दिया है विकास। कितना विकास बुंदेलखंड का हुआ, इसी पर चर्चा विस्तार से करेंगे। और मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी मौजूद है। वीरेश जी। दीपा, बुंदेलखंड की धरती पर झांसी और ललितपुर के ये विधायक हैं और यहाँ केवल एक सीट समाजवादी पार्टी के पास है, बाकी बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास है और वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि आप लोग 2017 में भी वही परफॉर्मेंस था, 2022 में भी वही परफॉर्मेंस है। आखिर 5 साल में ऐसा आप लोगों ने क्या किया कि फिर जनता ने पूरा भरोसा किया? और आगे आप लोगों को क्या लग रहा है कि ऐसा आप क्या करने वाले हैं कि 24 में भी यहां परफॉर्मेंस बेहतर हो? सबसे पहले सवाल है रवि शर्मा जी से। बुंदेलखंड की धरती से होने वाली इस महापंचायत में एबीपी गंगा के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की मानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। ऐसा ये बुंदेलखंड है जहाँ के पानी में आग है, जहाँ का जन जन के मन में इस राष्ट्र की चेतना धड़कती है। ये वो बुंदेलखंड है जिसकी उपेक्षा हुई। कहने को तो देश की आज़ादी को हम लोगों ने 75 वर्ष पूरे कर लिए, लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण से बुंदेलखंड को जो प्राप्त होना चाहिए था, बुंदेलखंड को प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री मुखिया योगी जी ने जिस तरीके से उपेक्षित बुंदेलखंड के लोगों की आशा को आज पूर्ण करने का काम किया है। जो आशा भरी निगाहों से हम लोग निहारते थे देश की राजधानी को, प्रदेश की राजधानी को, लेकिन हमेशा हमको उपेक्षा ही प्राप्त होती थी। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि चाहे सड़कों का नेटवर्क हो, 2-2 एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड को मिले हैं, चाहे हर घर नल जल की योजना हो, यहाँ की जवानी हैंडपंप पे बच्चे निकाल दिया करते थे, स्कूल नहीं जाते थे साहब, लेकिन आज हर घर नल जल योजना के माध्यम से यहाँ पर बच्चे अब स्कूल जाएंगे, उन्हें हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। किसानों की समृद्धि की योजनाएं हो, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए डिफेंस कॉरिडोर हो, यहाँ की गति बढ़ाने के लिए नहरों का जाल हो, किसान समृद्ध हो, युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिले, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इन 7 वर्षों में बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है। बहुत सारा विकास बुंदेलखंड में आया है। आने वाले समय में और ज़्यादा जो हमारे कमिटमेंट है उसको हम पूरा करेंगे। आम जनमानस को उसका लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है। हर घर नल योजना की बात आपने की, जल जीवन मिशन किस तरीके से आगे यहाँ पर बढ़ रहा है और पानी की किल्लत सबसे बड़ी परेशानी रही, मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के लोग दूर रहे। रश्मि आर्या जी, आप भी भाजपा के सहयोगी हैं, उनके साथ हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से जो आपका ये विजय रथ आगे बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ी बात क्या रही और सबसे बड़ी वजह क्या रही? किन कारणों को आप मानते हैं कि लगातार बीजेपी को यहाँ के लोग चुन रहे हैं और भरोसा बीजेपी पर कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से महापंचायत एबीपी गंगा से आए सभी महानुभावों को धन्यवाद दूंगी कि वो बुंदेलखंड में आए और बुंदेलखंड की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, देश व प्रदेश में है। जब दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो निश्चित ही उस देश के विकास को रोका नहीं जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगी और माननीय
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगी कि उनकी नीतियां और योजनाएं इतनी शानदार हैं कि इससे लाभ सीधे सीधे ग्रामीण वर्ग के उन लोगों तक पहुंच रहा है जो कि नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है। पहले मैं कहना चाहूंगी कि सरकारें दूसरी रहीं, लेकिन ये योजनाओं का लाभ, योजनाएं तो तब भी थी, परंतु इन योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिल पाता था जो कि पात्र होते थे। ट्रांसपेरेंसी के साथ ये कार्य हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मैं अपना दल एस की प्रत्याशी हूँ, मैं अपना दल एस से जीत कर आई हूँ। हमारी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनकी भी यही सोच है, गरीब दलित वर्ग के हित के लोगों के लिए कार्य करना और उनके सम्मान के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना। इसी को देखते हुए आज जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित ही ये गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और जब देश और प्रदेश में जब गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो निश्चित इसके विकास को रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी हों, उनकी आवास योजना, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना हो, आवास योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, और चाहे वो शौचालय योजना हो, और चाहे वो साथियों घर घर पेयजल योजना हो, निश्चित ही ये कार्य लगातार हो रहे हैं और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इसी के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये समर्थन जो आज अभी तक मिला है, निश्चित वो आगे भी रहेगा। कुशवाहा जी, ललितपुर की अगर हम बात करें तो ललितपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है और अब उस समस्या से आपकी सरकार ने कैसे निजात पाया है? सबसे पहले तो इस महापंचायत का जो आयोजन एबीपी गंगा ने किया है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। बुंदेलखंड के विकास के लिए, बुंदेलखंड की समस्याओं के लिए आपकी पंचायत के माध्यम से पूरे देश में और प्रदेश में आज शासन भी देखेंगे कि हम लोग बुंदेलखंड में क्या चाहते हैं। हमारे ललितपुर की मूलभूत समस्या थी, कृषि उद्योग आधारित हमारा जनपद है और कृषि में भी चूंकि ज़मीनी पानी कम है, सरफेस वाटर बहुत अधिक है, उसको संचित करने के लिए हम लोगों ने बांधों के निर्माण कराए और सर्वाधिक बांध अगर कहीं हैं तो वो जनपद ललितपुर में 14 बांध, और अब हम उन बांधों के माध्यम से ग्रीन एनर्जी की, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था करने वाले। सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि आपने जो कहा कि 5 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या किया। 5 साल में हम बता दें कि हम लोग जब चुनाव जीत के सरकार में पहुंचे तो 3 साल तक हम लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को समझने का, उनको हल कराने का अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में देकर के प्रयास किया। 2 वर्ष कोरोना में खराब होने की वजह से आपने देखा होगा, कोरोना में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की जनता को ये जानने के लिए कि ये संकल्पबद्ध हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात मानते हैं कि नहीं, तब उन्होंने शंख झालर और घंटा घड़ियाल बजाने का काम जनता से कराया था और उसके दूसरे दिन पूरे देश में लॉकडाउन कायम कर दिया था। लॉकडाउन से जो समस्याएं सामने आई, उनके निदान के लिए सरकार ने बहुत बड़ी पहल की, सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। प्रदेश में सारे लोग जो हमारे देश के कोने कोने में काम कर रहे थे, उनको उनके स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था जूझते हुए, इस गंभीर बीमारी से जूझते हुए सब लोगों ने की। सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को, चूंकि जब घरों में रोक दिया गया तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार ने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पानी देने की व्यवस्था। जी कुशवाहा जी, बात यह है सिंह साहब, राजू जी, कि पहले क्या पहचान थी बुंदेलखंड की? पहले क्या पहचान थी? अन्य सरकारों की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम का स्थान जो झांसी चुना, इस महापंचायत के माध्यम से जो जनता की समस्याओं का समाधान हुआ है, उन समाधानों की आवाज़ जनता तक पहुंचेगी। जो अभी भी कुछ समस्याएं रह गई हैं जनता की, वह आवाज़ आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी। इसके लिए आपको बधाई। सवाल है कि बुंदेलखंड की पहले क्या समस्या थी और क्या पहचान थी, ये पहले बताइए। पिछली सरकारों में जो आप लोग आरोप लगाते थे, जिसके बिना पे आप, मैं आपको वही आने वाला हूं ना, पहले आपका स्वागत तो कर दूं, इतना बढ़िया आपने कार्यक्रम किया है। पहले जब सरकार समाजवादी पार्टी की और अन्य सरकारें थी,
तो जब हम 2017 में चुनाव में आए तो हमने कहा था न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और हमने गुंडाराज और भ्रष्टाचार दोनों पे ही बेहतरीन काम किया। और उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, ये गुंडों का प्रदेश, ये माफियाओं का प्रदेश, ये अपराधियों का प्रदेश, और उस छवि को पूरी तरीके से निस्तनाबूद योगी जी ने किया है। आज अगर कहीं बेहतर शासन की बात आती है, कहीं बेहतरीन प्रशासन की बात आती है, तो ये केवल भाजपा के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता कहती है कि अगर हमें कहीं 1 रुपए भी कहीं निवेश करना है तो वर्तमान में सबसे बेहतरीन कोई स्थान है तो वो उत्तर प्रदेश है। केवल 5 सालों में, मात्र 5 सालों में इतना बेहतरीन काम, उसमें से 2 साल केवल कोरोना के नाम पे बर्बाद हो गए। केवल 3 साल का काम, जो लोग 30 साल उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में लगा दिए, योगी जी ने परिश्रम करके, मेहनत करके मात्र 3 साल में उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बना दिया। आज सड़कों की बात करें, इन लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी और बसपा की 5-5 साल की सरकारें रही, लगातार उत्तर प्रदेश को लूटते रहे। और आपने कहा बुंदेलखंड में खनिज संपदा भरपूर थी। खनिज संपदा को लूटने का काम किसने किया? यहां पे ठेके होते ही नहीं थे, सरकारी ठेके होते ही नहीं थे, खनन के नाम पे सरकारें चलती थी। और चाचा की पर्ची, भतीजे की पर्ची, परिवारों की पर्चियों के नाम पे खनन के पट्टे हो जाते थे, वही ठेकेदार आते थे, वही यहां से खोद के ले जाते थे। और उत्तर प्रदेश की निरीह जनता केवल देखने का काम करती थी कि हमारा दोहन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, ये हमारे खनिज को लूट के ले जा रहे हैं। पहाड़ों को आज भी निशान है, आज भी आप जाएंगे मौके पे, तो आज भी 5 साल जो समाजवादी पार्टी का क्रूर शासन रहा, उसके निशान बुंदेलखंड की छाती पे आज भी दिखाई देते हैं। पहाड़ों को देख लो आप। तो अब तो खनन समाप्त हो गया, अब तो खनन लगभग अवैध खनन तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और ये दावे के साथ हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार से 100 गुना बेहतर सरकार। अब कहीं पोकलैंड वगैरह दिखाई नहीं पड़ते, वो जो नहीं, जो पोकलैंड जो नंबर 1 नदी के सीने को चीरते हुए, नदी को सीने को चीरते हुए जो भी काम अब यहाँ हो रहा है, सब रेगुलराइज हो रहा है, सब नियम संबद्ध हो रहा है, सब कानून के अंतर्गत हो रहा है। जो पट्टे धारक हैं, जिनको अनुमति है खोदने की, वही लोग इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू। शर्मा जी, एक सवाल है, चूंकि बात हमने इसीलिए पूछा था कि क्या पहचान थी, तो बात आ गई खनन की, और आपने कहा कि खनन तो पहले होता था, अब तो बहुत सब नियम संगत हो रहा है। कल हम लोग आए तो हम लोगों ने यहाँ एक संभ्रांतान भी हमारे साथ बुद्धिजीवी थे, तो उनसे हमने पूछा, हमारे साथियों ने पूछा कि आखिर कोई ऐसी चीज बताइए आप झांसी की जो ले जाया जाए, घर ले जाया जाए, कोई ऐसी पहचान बताइए। तो बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ले जा सकते हैं आप। तो फिर उन्होंने तपाक से, उनके बगल में एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने बोला कि, हमने कहा कि यहाँ का ओडीओपी क्या है। योगी जी ओडीओपी बहुत चला रहे हैं, हर जिले की एक पहचान होगी। बोले यहाँ की पहचान खनन है, ले जाइए खनन, तो पत्थर लेके जाइए। तो अभी कहाँ खनन खत्म हुआ, कहाँ अवैध खनन खत्म हुआ, कहाँ पोकलैंड जो वो चीरते हुए सीने पे नदियों में अभी भी दिखाई देते हैं, अभी भी उसके पिक्चर आते हैं। और जो यहाँ के संभ्रांत और बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा तपाक से कि यहाँ कोई ओडीओपी नहीं, कोई एक जिले की पहचान नहीं, यहाँ खनन ही पहचान है, तो वो पहचान अभी भी बनी हुई है। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, देखिए, यदि बुंदेलखंड से लेकर के आपको जाना है तो पहले तो आपने ओडीओपी पूछा हमारे जनपद का, तो हमारा ओडीओपी है सॉफ्ट टॉयज। दूसरी बात, यदि आप बुंदेलखंड से कुछ लेकर के जाना चाहते हैं तो रानी झांसी की स्मृति लेकर के जाइए। यहाँ से आप कुछ लेकर के जाना चाहते हैं तो आला ऊदल की वीरता लेकर के जाइए। यदि आप और भी कुछ लेकर के जाना चाहते हैं तो महाराज छत्रसाल के इतिहास को लेकर के अपने साथ जाइए। यदि आप और कुछ लेकर के जाना चाहते हैं तो बाबा तुलसी के चित्रकूट को अपने आत्मा में लेकर के जाइए, जहाँ पर राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था। या और कुछ लेकर के जाना चाहते हो तो कालिंजर का किला लेकर के जाइए। और कुछ लेकर के जाना चाहते हैं तो बुंदेलखंड के टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं, जिनको हम लोग, चूंकि समस्या हमारे साथ क्या हुई कि बुंदेलखंड राजनीति का शिकार बना रहा,
बुंदेलखंड में लीलावती कलावती की कहानियां तो युवराज ने आकर के सुनाई, उनकी झोपड़ियों में जाकर के सबरा तमाशा किया, लेकिन उसके बाद जब उनकी सरकार बन गई तो युवराज लौट करके बुंदेलखंड की धरती पर नहीं आए। वो लीलावती कलावती अपने घर में जिस दशा में थी, उनकी दशा वैसी की वैसी बनी रही। ये वो नेता लोग थे जिन्होंने बुंदेलखंड में राजनीति की। एक वो आताताई सरकार थी जो 14 वर्ष एक दूसरे को रिप्लेस करती रही जाति के आधार पर, एमवाई फैक्टर, कोई अन्य फैक्टर के आधार पर। ठीक है रवि जी, ठीक है, आप बता रहे हैं कि जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, जो निराश किया बुंदेलखंड की जनता को, अब योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है उन सभी के लिए। सरकार डबल इंजन की है, तो इसलिए लगातार उनके हित को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम घूमते हैं बुंदेलखंड के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो उनके अंदर वो जो सरकारों को लेकर निराशा है वो दिखाई देती है। अब भी उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है, हालांकि आपको चुना है उन्होंने। रमा निरंजन जी से मेरा अगला सवाल है। मैडम, आपसे मेरा सवाल ये है कि अब सामने 2019 का किला है, उसको लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? और जिस तरीके से आप लगातार जीतते रहे हैं, तो वो 14 की बात हो, 17 की बात हो, 19 की बात हो और 22 की बात हो, अब 2024 है, इसमें भी आपको लगता है कि बहुत हद तक कामयाबी आपको मिलेगी और यहाँ के लोग आप पर ही भरोसा करेंगे? जी, सबसे पहले मैं बुंदेलखंड की वीरभूमि पर एबीपी गंगा महापंचायत का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने मेरे बुंदेलखंड की समस्याओं को जानने की कोशिश की। मेरे बुंदेलखंड में आप लोगों के माध्यम से सुनते थे कि बहुत पिछड़ा है, लेकिन आज हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने एक विकास का क्षेत्र बुंदेलखंड को ही चुना है। आज आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे हमारे एक्सप्रेस वे हों, आज हम जहां चित्रकूट की दूरी 6-7 घंटे में तय करते थे, आज हम 3-3.5 घंटे में चित्रकूट पहुंचते हैं। आज पानी की समस्या हो, आज हमारे सरकार ने, माननीय योगी जी, मोदी जी ने हर घर जल नल योजना जो की है कि जो हमारे बच्चे परिवार दूर दूर से पानी के लेने जाते थे, आज घर में उन्हें उपस्थित है। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, स्कूलों की व्यवस्था देखिए आप, इतनी अच्छी कि कंप्यूटर से जो बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाते, उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से हर बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। घर घर जाकर के एक जागरूक किया जा रहा है माँ पिता को कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। आज हमारे बुंदेलखंड में जब हम शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज आप कृषि विभाग को देखिए, किसानों को देखिए कि जो हमारे किसान खेती से मायूस हो जाते थे, फसलों के बीमा नहीं मिलते थे, आज हमारा किसान खुशहाल है। जो आपने विश्वविद्यालय किसानों के लिए एक खुलवाया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी योजनाएं यहाँ चलेंगी, इन्वेस्टर समिति आ रही हैं। अब क्यों आ रही? क्योंकि हमारा बुंदेलखंड एक सुचारू रूप से जागृत है। अब कोई उन्हें डर भय नहीं है। जो हमारे बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब थी, आज हमारे यहाँ व्यवस्था बिल्कुल जागरूक है। तो इतनी योजनाएं यहाँ, अभी 25 तारीख को यहाँ इन्वेस्टर समिति आई थी, इतनी योजनाएं उन्होंने यहाँ प्रस्तावित की हैं कि जो चाहे यहाँ करेगा। और मेरी यही एक गुजारिश रहेगी कि उन जो समितियों की जो हमारे बुंदेलखंड में विकास होंगे, उनको कम से कम 75% बुंदेलखंड के ही वासियों को नौकरियां दी जाएं। ठीक है, ठीक है रमा जी, आप कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर जो परिस्थितियां यहाँ पर रही हैं, उसी से लगातार पलायन होता रहा है और रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाते रहे हैं। अब रोजगार के संसाधन यहीं पर मुहैया करवाए जा रहे हैं, रोजगार यहीं पर लोगों को मिल रहा है, ये दावा आप कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ की जनता चुन रही है आपको। जवाहरलाल राजपूत जी, सर आपसे मेरा सवाल, आपके क्षेत्र में कितना काम हो पाया और लगातार जिस तरीके से बीजेपी जीतती आ रही है, जीत का परचम लहरा रही है, इसके पीछे आपको क्या बड़ी वजह दिखाई देती है? और ये जो रथ है आपका आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा? ये एबीपी गंगा को महापंचायत करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वास्तव में अगर हम देखें कि योगी सरकार और मोदी सरकार और बुंदेलखंड में क्या कारण है, इसके पीछे हम समझते हैं कि वास्तव में यहाँ गुंडाराज और अराजकता का जिस तरह का माहौल था और उसको निजात पाने के लिए यहाँ की जनता ने बहुत जबरदस्त स्वागत किया है।
चाहे 17 का माहौल हो, 19 का हो या 22 का हो, और लगातार लोगों का विश्वास योगी जी सरकार में एक रामराज की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखें किसानों के लिए किस तरह का बेहतर काम, कम से कम जो हमारी बड़वार झील है 80 गांव को पानी देने वाली है, टेल तक पानी पहुंचाया है। डिफेंस कॉरिडोर 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट लगने जा रहा है, और जहां किसानों के लिए अलग से फीडर बनने जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो वास्तव में बुनियादी चीजें हैं उन और हम लोग बढ़ रहे हैं। और पहले की सरकारों ने केवल और केवल परिवारों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए अपना केवल भला चाहा, लेकिन ये सरकार एक जनमानस के लिए काम कर रही है। और वास्तव में इसका आपको अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो गरौठा जाइए, जब वास्तव में बुंदेलखंड को बहुत पिछड़ा, बहुत कुछ जब पानी मोल खरीदते थे, आज हर घर नल योजना, और गरौठा गुरसराय में तो इतनी हालत खराब थी कि लोग वहां शादियां नहीं करते थे लड़कों की। तो आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में योगी जी के द्वारा बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और आज आप देखें डिफेंस कॉरिडोर कितना बड़ा, 400 करोड़ रुपए लगा चुकी है। वहीं पर एरज बांध पुनः काम प्रारंभ होने जा रहा है, वहां पर बड़वार झील का काम हो रहा है। और न केवल किसानों की जो जाड़े में, गर्मी में, बरसात में केवल अपने खेत पर रहता था, लेकिन आज छुट्टा जानवरों के लिए प्रबंध की गौशाला बनाकर एक प्रबंध किया गया, और किसानों को उपज के लिए लगातार अगर नुकसान होता है तो मुआवजा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान तो बुंदेलखंड में, तो उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा में उन्हें क्षतिपूर्ति दी जा रही है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर योगी जी और मोदी जी के द्वारा लगातार पिछड़ेपन को कहीं ना कहीं हम आगे, बहुत ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। और बिल्कुल जिस तरह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसी तरह हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत जी, जो बैलगाड़ी चलाने का आपके पास जो अनुभव है और बैलगाड़ी से जो आप चलाते हैं, वो छवि, वो तस्वीर सभी जानना चाहते हैं, आखिर बैलगाड़ी चलाने के पीछे का राज क्या है? इस जब लोग चार्टर्ड प्लेन से और हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, आप बैलगाड़ी अभी भी चलाते रहते हैं, क्या है मामला? वास्तव में किसानों की यहाँ बुंदेलखंड में लगातार समस्याएं रही हैं, किसी की भी सरकार ने, लेकिन किसानों की किसी ने चिंता नहीं की है। लेकिन वास्तव में अपना उद्देश्य था किसानों की बात शासन तक और ऊपर स्तर पर पहुंचे, और अपन ने पूरा प्रयास किया कि वास्तव में किसानों की जो समस्याएं हैं उनको विधानसभा के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री से कहा, और हम आज कह सकते हैं कि वास्तव में सिंचाई के संसाधन आज टेल तक पानी पहुंचा है। और आज उपज का देखें आप, भाई केंद्र में घोषणा तो होती थी समर्थन मूल्य की, लेकिन आपको बताएं चना, मसूर, राई की ये पहली योगी सरकार है जिसने क्रय केंद्र मौके पर लगाए। आज हम कह सकते हैं कि उड़द का और मूंगफली का किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा है। गेहूं का और धान को, एक उदाहरण और बता दें आपको, पूरे बुंदेलखंड में डबरा मंडी मध्य प्रदेश में था, बुंदेलखंड की एकमात्र ऐसी मंडी थी, लेकिन आज मोट मंडी पूरे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि देश के अंदर नंबर 1 मंडियों में से 1, 2, 3 में से आ गई। वहां पर 400-500 ट्रैक्टर बाहर से आने लगे थे, और कम से कम 5 और 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन किसानों को आमदनी बढ़ी है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण योगी जी सरकार का है। वहां पर अराजकता और गुंडागर्दी पूर्णतः समाप्त हो गई। लोग यहाँ पर प्राकृतिक हब देखना चाहते बुंदेलखंड को, और वास्तव में योगी जी प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना चाहते, जिससे कम से कम न केवल किसानों को आमदनी बढ़ेगी बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। रश्मि जी, एक अन्ना प्रथा की जो यहाँ समस्या थी, पहली की सरकारों में भी अन्ना प्रथा, जो छुट्टा पशु घूमते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या बुंदेलखंड की थी, और अब तो ये पूरे प्रदेश में ये समस्या हो गई। तो क्या आप लोगों ने यहाँ पर कुछ नियंत्रण किया है? ये समस्या और विकराल रूप धारण कर ली है कि उस पर है कुछ नियंत्रण? मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो मेरी मऊरानीपुर विधानसभा में गौशाला मैंने खुद ही बनवाई थी जब मैं पिछले कार्यकाल में विधायक थी। निश्चित ही अभी और भी गौशाला की समस्या क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में है, तो निश्चित ही इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, और गौशाला खुलवाने का काम भी आगे होगा, करेगी। निश्चित ही मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि जब देश और प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार हो, तो निश्चित उसके विकास को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि मैं यही कहूंगी आपसे कि जो विकास पहले हो नहीं पाता था, और विकास अब इसलिए होगा क्योंकि लोगों के बीच में एक डर, भय था।
चाहे वो व्यापारी हो और चाहे वो महिला हो, चाहे वो अदर कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो। निश्चित ही जब देश में सुरक्षा का माहौल रहेगा और सुरक्षा जब होगी तभी उस देश का विकास हो पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, योजनाओं के लाभ के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सभी का सम्मान सुरक्षित है और अपराध नहीं हो रहे हैं, इस पर नियंत्रण है। अदर पार्टीज जब होती थी तो मैं कहना चाहूंगी कि अपराध पर नियंत्रण नहीं था, और आज जब नियंत्रण है इसलिए इस सरकार को सभी लोग देख रहे हैं, अपनी एक आशा से देख रहे हैं कि निश्चित आगे सुरक्षा के साथ विकास ही होगा। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और विकास की प्राथमिकता होनी भी चाहिए, सर्वोपरि विकास हो, यही निश्चित जनता ठीक भी है, क्योंकि इसीलिए आप लोग को चुना भी जाता है, इसीलिए आपको सत्ता पर काबिज भी किया जाता है। निश्चित जनता राष्ट्रवाद विकास के साथ सुशासन देख रही है, इसलिए इस देश का विकास निश्चित ही है। ठीक है, तमाम योजनाओं का जिक्र आपने किया। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है सर, बबीना में कितनी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं? क्योंकि आप जिस तरीके से मंचों पर से योजनाओं को गिनाते हैं या फिर बताते हैं, उसको विपक्षी दल कहते हैं कि ढोल पीटते हैं आप विकास की योजनाओं का, लेकिन ग्राउंड पर वो दिखाई नहीं देता, और इसीलिए वो आपको संबोधित करते हैं प्रचार जीवी के तौर पर कि प्रचार आप बहुत करते हैं लेकिन हकीकत जो है वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं देता है। आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो जो बबीना विधानसभा है उत्तर प्रदेश की सबसे कम पानी वाली विधानसभा थी। एक ब्लॉक जो हमारा बबीना ब्लॉक है जहाँ तो पानी है ही नहीं, ग्राउंड वाटर है ही नहीं। हम लोग लगातार चुनाव में लोगों को वोट देते रहे, सभी दलों को हम लोगों ने, यहाँ की बबीना की जनता ने आशीर्वाद दिया, वोट दिया, जिताया भी, विधायक मंत्री सांसद सब बनाया, लेकिन बबीना के लोगों को कभी पानी की समस्या से निजात नहीं मिली। आज केवल बबीना में ही लगभग 1200 करोड़ से अधिक की पेयजल परियोजनाएं इस समय तैयार होने की स्थिति में है। सामान्य राशि नहीं है, 1200 करोड़ केवल एक विधानसभा में। लगभग पूरा का पूरा बबीना विधानसभा का प्रत्येक गांव इस योजना से आच्छादित होने वाला है। लगभग 95% तक ये परियोजनाएं पूरी हो गई है। बुंदेलखंड का ये बबीना क्षेत्र जो आप कह रही हैं हम लोग प्रचार करते हैं, यहाँ पे आज मैं समझता हूं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे कहीं कोई कब्जा कर रहा हो, कोई व्यापारी यहां व्यापार करने के लिए आया हो और उसको कोई परेशान करने का काम कर रहा हो। इंडो गल्फ फैक्ट्री है जहां पे गन पाउडर बनाया जाता है, आज उसका विस्तार हो रहा है। लगभग 600 करोड़ के आसपास वहां पे इन्वेस्ट कर रही है, ये बबीना में ही हो रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, पॉलीटेक्निक, डिग्री कॉलेज, बच्चियों को पढ़ने के लिए GIC, GGIC, ऐसे लगातार विकास के काम हो रहे हैं। क्योंकि हम और आप जानते ही हैं कि विकास की पहली शर्त है कानून व्यवस्था। जब तक कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, लोगों के अंदर विश्वास नहीं होगा, लोग घर से बाहर नहीं आएंगे। आज आप जाके पूछ लीजिए गांव-गांव जाके कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज नाली, खड़ंजे, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बिजली हम लोग 24 घंटे पहुंचाते हैं बिना भेदभाव के। आज चाहे गरीब आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, कोई अंतर नहीं है, सब अपने अधिकार के साथ में हम लोगों से बात करते हैं कि भैया ये हमको चाहिए। पहले तो लोग ये कहते थे नहीं साहब हमें चाहिए भैया कुछ नहीं, केवल हमारी जान बख्श दीजिए, हम अपने तरीके से सब कर लेंगे। ये हालात है। आज अपने लोग अधिकार के लिए हम लोगों से बात करते हैं, सरकार से बात करते हैं, प्रशासन से बात करते हैं, नहीं हमें ये चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए। बुंदेलखंड के लोगों की सोच ही खत्म हो गई थी, उनको गुलाम बना के रखा गया था। कुशवाहा जी, जो चुनाव अब 24 का आ रहा है उसमें क्या आधार रहेगा, किस बिना पे आप लोग मांगेंगे वोट? कहेंगे कि हमें हमारे सांसद बनाइए, भाजपा का सांसद बनाइए? देखिए 24 का चुनाव बिल्कुल तय मानिए। अब हम उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, लगभग सभी सीटों को जीतने वाले हैं, और जीतने का आधार हमारा विकास का एजेंडा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस सबके लिए हम सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके आधार पर हम लोकसभाएं जीतेंगे। हमारी सरकार ने जनहित में पहले ये क्षेत्र हमारा दलित, शोषित, पिछड़े और मजदूर वर्ग के लोगों के नाम से जाना जाता था। अब आज इन सबको वो मूलभूत सुविधाएं जो पहले मिलना चाहिए थी, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, वो इस सरकार ने सबको कर दी है और सबके विकास के लिए निरंतर प्रगति के आधार पर काम कर रही है। तो ये तय मानिए आज भी किसी दूसरे प्रत्याशी को सोचना पड़ेगा कि पार्टी हमारे
वोटर्स उनको क्यों वोट दें, केवल भाजपा को ही वोट करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और जनहित में ये सरकार चूंकि प्रदेश की और देश की दोनों हर उस वर्ग को समस्याओं का समाधान कर रही है, जिनकी समस्याएं मूलभूत सुविधाएं नहीं थी उनको सबको वो सुविधाएं उपलब्ध कर रही हैं। ठीक है, रवि जी से मेरा अगला सवाल है सर, और यही सेम सवाल मेरा। 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसको भी सुनिएगा वो यही कहता है कि 80 की 80 सीटें इस बार हम जीतने वाले हैं। ये दावा आप किस आधार पर करते हैं, ये आपको क्यों लगता है, और विपक्षी दलों को इतना कमतर आप लोग क्यों आंक रहे हैं, क्योंकि वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं? और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल मेरा है कि आप लोग, विपक्ष का आरोप है और खासकर समाजवादी पार्टी का, कि आप लोग उनसे डर के उनके ताकतवर विधायकों को, रहे पूर्व विधायकों को, कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दे रहे हैं, रासुका लगा दे रहे हैं, उनके कुर्की कर ले रहे हैं, बुलडोजर चला दे रहे हैं, विध्वंस कर दे रहे हैं, ताकि वो आप लोग बहुत खौफ में हैं। समाजवादी पार्टी की अराजकता से ही तो प्रदेश परेशान था। अराजकता अकेले सरकार नहीं कर सकती, सरकार से जुड़े हुए वो लोग जिन्होंने राजनीति की आड़ में लोगों का शोषण किया था, जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियां बनाई थी, जिन्होंने जनता को अवैध रूप से परेशान किया था, उन पर यदि कार्रवाई हो रही तो निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता प्रसन्न है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे नेता, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। देश की आज़ादी में एक ऐसा श्रेष्ठतम व्यक्तित्व जिसने भारत के सम्मान और स्वाभिमान को संपूर्ण वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का काम किया हो। पहले हम लोग नारा तो देते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है, लेकिन भारत एक दिखाई नहीं देता था। उस समय यदि आप 7 सिस्टर्स की बात करो तो वहाँ के लोग आते थे दिल्ली, कहते थे साहब इंडिया जा रहे। आज वहाँ के लोग, इंडिया के लोग अपने आप को स्वीकार कर गए हैं। पहले धारा 370 से कश्मीर हम अपना मानते थे, लेकिन कश्मीर हमारा नहीं था। आज वो कश्मीर हमारा है। तो आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर जन विश्वास, उसको लेकर के हम कहते हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की जब बात आती है तो हमारे नेता योगी जी का जिक्र निश्चित रूप से होगा। एक ऐसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश के पास है कि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक प्रांत के लोगों की तो एक ही मांग रह गई कि योगी जी को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बना दो, योगी जी को हमारे प्रांत में भेज दो। इतना लोकप्रिय नेतृत्व जब है, काम से जनता प्रसन्न है, तब हम बात करते हैं कि 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। ठीक है, रमा जी से अगला मेरा सवाल है। रमा जी, देखिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया जो बड़े मंचों से राजनेता बताते हैं, उसी का उन्होंने भी यहाँ पर से इस मंच से उन्होंने भी यही चीज़ कही है जो सीएम कहते हैं या फिर पीएम मोदी को अक्सर हम सुनते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था और विकास का मुद्दा आपने 2017 में भी बनाया और ये मुद्दा 2019 में भी रहा, जिसके दम पर आपने जीत हासिल की। अब 2024 के चुनाव में भी यही 2 मुद्दे रहेंगे प्रबल तौर पर, जिनको आप उठाएंगे या फिर जिसका हवाला आप देंगे? आप कानून व्यवस्था देखिए कि हमारी बेटियां पहले शिक्षा के लिए नहीं निकल पाती थीं, जाती भी थीं तो गार्जियन चिंता करता था कि बेटी किस हालत में आएगी। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो हमारे योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने महिला को सशक्त बनाया, महिला सशक्तिकरण हो, कि हमारी महिला सशक्त हो, आगे बढ़े। आज देखिए छोटे छोटे समूह हैं जो हमारी महिलाएं गांव में सिर्फ रोटी चूल्हा चौका से संबंधित थी, आज उन्होंने अपने माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के कर कमलों से आगे बढ़ाने के माध्यम से, उनने छोटे छोटे समूह के माध्यम से आगे बढ़ी हैं। आज महिला अपनी पॉकेट भी गर्म रखे है, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं है कि मेरा पति काम करके आएगा तभी मैं खाना बनाऊंगी। आज स्वयं वो अपने पे जागरूक है कि मैं भी छोटे छोटे समूहों से काम करके मैं भी अपने पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैं महिला सशक्तिकरण, आज बेटी के नाम से जो दहेज प्रथाएं थीं, जो हमारी माताएं बेटी होने के बाद जो भ्रूण हत्याएं करना शुरू हुई थी, आज आप देखिए कि बेटियां सुरक्षित हैं, पढ़ भी रही हैं, और सरकार जब बेटी जन्म लेती है तभी से उनकी चिंता करके उनको मानदेय देने का काम कर रही है। आज मैं कह सकती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे क्षेत्र में हर तरह के विकास किए हैं कि हमारी नारी सशक्त होगी तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।